तो भाई आखिर मरीन हीरो मंकी डी गार्प और पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर में कौन ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि भाई हमें पता है कि ये दोनों ही अपने प्राइम टाइम में एक दूसरे के राइवल हुआ करते थे, लेकिन हमें ये चीज कभी भी क्लियर नहीं की गई कि आखिर रॉजर और गार्प में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। डेफिनेटली भाई रॉजर और गार्प दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं, और अगर हम वन पीस के वर्ल्ड में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की बात करें तो इन दोनों का ही नाम उस लिस्ट में जरूर आएगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो आता ही होगा कि आखिर रॉजर और गार्प में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वेल इसका आंसर मिलेगा तुम्हें आज की वीडियो में। तो हमेशा की तरह भाई ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना किसी देरी के यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई गार्प और रॉजर के बारे में जितना भी हमारे ओडा सेंसे ने हमें एनिमे और मांगा में बताया है, उस हिसाब से तो इन दोनों की ही फाइट काफी ज्यादा क्लोज होगी। मतलब इस फाइट के लास्ट में इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो तुम्हें अभी आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। और अगर हम पहले बात करें गार्प की, तो भाई गार्प की पावर की झलक तो हमने अभी के रिसेंट एपिसोड में देखी ही थी, जहाँ वो सिर्फ अपने एक अटैक से पायरेट आइलैंड का 30% हिस्सा उड़ा देता है। तुम खुद देख सकते हो कि भाई उसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि कैसे उस एरिया में जितने भी लोग होते हैं सभी लोग हवा में उड़ रहे होते हैं जैसे कोई तूफान आ गया हो। एट द सेम टाइम जो बिल्डिंगें होती हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं, और इतना सारा डिस्ट्रक्शन करने के बाद भी गार्प पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाता है और वो खुद बोलता है कि आई लॉस्ट माई टच। मतलब अब उसमें वो बात नहीं रही, उसे मजा नहीं आया। और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गार्प जब अपने प्राइम टाइम में इस अटैक यानी गैलेक्सी इंपैक्ट को यूज करता होगा तो उसका डिस्ट्रक्शन किस लेवल का होता होगा। और इसीलिए वो बोल रहा है कि आई लॉस्ट माई टच, मतलब अब उसमें वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो हाँ भाई गार्प एक्चुअली में अपने प्राइम टाइम में काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। और अगर हम गार्प की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई ओडा ने गार्प के चाइल्डहुड वर्जन को भी ड्रॉ किया हुआ है, और जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे वो एक शेर को मारकर उसके ऊपर बैठा हुआ होता है, और जिससे हमें पता चलता है कि भाई गार्प बचपन से ही फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वहीं गार्प की स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि उसने अपने प्राइम टाइम में हिस्ट्री के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट रॉक्स ट्री ज़बैक को भी हराया हुआ है। हाँ मुझे पता है कि भाई उसने रॉजर की हेल्प से रॉक्स को हराया था, लेकिन भाई गार्प ने रॉक्स को हराया था, और इसी के बाद उसे द हीरो ऑफ द मरीन्स का भी टाइटल दिया गया था। और भाई यही नहीं बल्कि गार्प ने अपने प्राइम टाइम में चिंजाओ जैसे बंदे के पॉइंटेड हेड को, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसे सिर्फ अपने एक पंच में ही पूरी तरह से पिचका दिया था। और भाई मैं तुम्हें बता दूं कि चिंजाओ का पॉइंटेड हेड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने पॉइंटेड हेड के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस था अपने प्राइम टाइम में। और जिस पॉइंटेड हेड से वो एक बहुत बड़े आइस कॉन्टिनेंट को, जिसकी सरफेस को डिस्ट्रॉय कर पाना उस टाइम पे किसी के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, उस आइस कॉन्टिनेंट के वो अपने पॉइंटेड हेड से 2 हिस्से कर दिया करता था। और उसी पॉइंटेड हेड को गार्प ने सिर्फ अपने एक पंच में ही पूरी तरह से पिचका दिया था। और ऐसा करने से पहले गार्प खुद बोलता भी है कि ऐसा करने के लिए वो काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था, और जहाँ पे वो पहाड़ों को यानी माउंटेन्स को बॉक्सिंग बैग्स की तरह यूज किया करता था अपने ट्रेनिंग के टाइम। और हमने आउकीजी के पास में भी ये चीज देखी थी कि कैसे जब वो गार्प के साथ ट्रेनिंग किया करता था तो वहाँ पे गार्प मरीन की जो बैटल शिप्स होती है उन्हें पंचिंग बैग्स की तरह यूज किया करता था। और भाई ध्यान से सुनो, तो मैं यहाँ पे मरीन की कोई नॉर्मल शिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैटल शिप्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें बस्टर कॉल के लिए यूज किया जाता था और जो साइज में बहुत बड़ी होती हैं। और गार्प उन बैटल शिप्स को पंचिंग बैग्स की तरह यूज किया करता था और पंचेस मार मार के पिचका दिया करता था। और भाई मांगा में तो एक ऑफिसर ये भी रिवील करता है कि कैसे गार्प अपने यूथ में यानी अपने प्राइम टाइम में डेली रूटीन में, मतलब डेली बेसिस में ऐसा किया करता था। मतलब वो बैटल शिप्स को पंचिंग बैग्स की तरह यूज करके उन्हें पंचेस मार मार के पिचका दिया करता था। और जहाँ पे वो ऑफिसर ये तक बताता है कि गार्प का इस ट्रेनिंग के दौरान एक रूल था कि नो हाकी और नो डेविल फ्रूट, मतलब पंच मारते टाइम कोई भी हाकी या फिर डेविल फ्रूट की पावर्स को यूज नहीं करना है। मतलब गार्प बिना किसी हाकी और डेविल फ्रूट पावर्स के प्योर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करके बड़ी बड़ी बैटल शिप्स को पंचेस मार मार के पिचका दिया करता था। और भाई सिर्फ यही नहीं बल्कि गार्प अपनी ओल्ड एज में भी यानी अभी के टाइम पे भी फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिसका प्रूफ हमें तब मिला था जब वो हाशिनोशो यानी पायरेट आइलैंड में जाता है, और जहाँ पे ब्लैक बेल्ट क्रू के एक मेंबर सान जुआन वुल्फ, जो कि अपने फुल साइज में लिटरली एक जाइंट से भी 10 गुना बड़ा है, उस सान जुआन वुल्फ को गार्प लिटरली अपने सिर्फ एक पंच में ही हवा में उड़ाकर पानी में फेंक देता है। तुम खुद देख सकते हो मांगा में कि कैसे सान जुआन वुल्फ पानी में उल्टा गिरा हुआ होता है, और जहाँ पे एक आदमी चिल्ला रहा होता है कि गार्प इज स्कैरी, ही सेंड सान जुआन वुल्फ फ्लाइंग। तो हाँ भाई गार्प अभी के टाइम पे भी फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अपने प्राइम टाइम में तो वो और भी नेक्स्ट लेवल था। और फिर वही आगे हम बात करें गार्प की स्पीड की, तो उसकी झलक भी हमें मांगा में दिखाई
गई है कि कैसे जब गाप और आउकीजी का एक बहुत बड़ा हाकी क्लैश होता है जिसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जिससे गाप और आउकीजी दोनों ही इधर उधर जाके गिरते हैं, तो उसके बाद गाप फिर से दोबारा खड़ा हो जाता है और इतनी सारी इंजरीज के बावजूद भी गाप बोलता है दिस इज जस्ट अ स्क्रैच, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर आउकीजी भी खड़ा हो जाता है और वो गाप से बात कर ही रहा होता है कि वो देखता है कि उसके सामने से गाप लिटरली गायब हो जाता है। और ये देखकर आउकीजी पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि इतनी सारी इंजरीज के बावजूद भी गाप इतनी फास्ट मूव कैसे कर सकता है, और इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता अगले ही सेकंड गाप उसे एक पंच मार के वहीं पे सुला देता है। और भाई आउकीजी जैसा बंदा जो कि वन ऑफ दी ओजी एडमिरल्स में से एक हुआ करता था, और मैंने तुम्हें बताया हुआ है अपनी एडमिरल वाली वीडियो में कि भाई एडमिरल्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि कुछ योंकोज ही उन्हें हरा सकते हैं, और सिर्फ योंकोज के अलावा एडमिरल्स को कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि भाई एडमिरल्स को बोला ही जाता है दे आर द पावर हाउस ऑफ द मरीन्स, मतलब वो मरीन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं एक्सेप्ट फ्लीट एडमिरल। और वही मैं तुम्हें बता दूं कि एक योंको लेवल का कैरेक्टर या फिर उससे भी ऊपर का कैरेक्टर लाइक ईमू, जॉय बॉय, रूमा, ये लोग भी एडमिरल्स को 1-on-1 फाइट में हरा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये चीज मेंशन नहीं करूंगा तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई योंकोस के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि एडमिरल्स को हरा सकते हैं। तो हाँ भाई यू आर राइट, जो योंको लेवल से भी ऊपर के कैरेक्टर्स हैं लाइक ईमू, जॉय बॉय, रूमा, ये लोग भी बड़ी आराम से एडमिरल्स को हरा सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक एडमिरल को हरा पाना किसी भी और कैरेक्टर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई एडमिरल्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और आउकीजी उनमें से एक हुआ करता था। और फिर भी आउकीजी जैसा बंदा गाप की स्पीड के आगे रिएक्ट नहीं कर पाया और गाप ने उसे एक सेकंड के अंदर ही वहीं पे एक मुक्के में सुला दिया। और ये देखकर आउकीजी के आसपास जो पायलट्स खड़े होते हैं वो तक शॉक हो जाते हैं कि भाई गाप इतनी इंजरीज के साथ इतनी फास्ट मूव कैसे कर सकता है कि आउकीजी जैसा बंदा भी उसकी स्पीड के आगे रिएक्ट नहीं कर पाया। और भाई गाप वहाँ पे रुकता नहीं है बल्कि वो उसी लाइट स्पीड के साथ पिज़ारो की तरफ बढ़ता है, और पिज़ारो भी इससे पहले कुछ रिएक्ट कर पाता कि गाप फिर से अपना एक बहुत ही पावरफुल मूव गैलेक्सी डिवाइड यूज करता है। और गाप का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पायलट आइलैंड का जो जाइंट स्कल होता है उसी के 2 टुकड़े कर देता है। तो हाँ भाई गाप एक्चुअली में फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड डेफिनेटली उसकी स्पीड भी नेक्स्ट लेवल की है। और भाई ये स्पीड तो हमने अभी ओल्ड गाप की देखी जो कि अभी के टाइम पे 78 ईयर्स का है, मतलब अपने प्राइम टाइम में तो वो और भी ज्यादा फास्ट होगा। और भाई हम यहाँ पे प्राइम गाप की बात करेंगे क्योंकि भाई वीडियो के लास्ट में हम लोग प्राइम गाप वर्सेस प्राइम रॉजर की ही फाइट कराने वाले हैं, तो इस हिसाब से तो गाप अपने प्राइम टाइम में और भी ज्यादा फास्ट होगा। और वही आगे अगर हम गाप की हाकी की बात करें तो भाई गाप तीनों ही टाइप की हाकी को यूज कर सकता है, और जहाँ पे वो उन हाकी के एडवांस फॉर्म्स को भी यूज कर सकता है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है और वो कहते हैं कि भाई गाप के पास तो कॉन्करस हाकी नहीं है, हमें तो ऐसा कभी बताया ही नहीं गया। तो भाई मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगा कि कभी कभी कुछ चीजें हमें बताई नहीं जाती, सीधा दिखा दी जाती है। जैसा कि हमें दिखाया भी गया है कि कैसे गाप जब पायलट आइलैंड में एंट्री लेता है कोबी को बचाने के लिए, तो वहाँ पे वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक गैलेक्सी इम्पैक्ट यूज करता है, और जहाँ हमें डायरेक्टली दिखाई दिया जाता है कि कैसे गाप अपने उस अटैक में अपनी एडवांस कॉन्करस हाकी यूज करता है। क्योंकि भाई जब भी कोई कैरेक्टर एडवांस कॉन्करस हाकी यूज करता है तो उनके अटैक्स कभी भी आपस में टच नहीं होते। एट द सेम टाइम उनके अटैक से बहुत ज्यादा ब्लैक लाइटनिंग निकल रही होती है और एक नेक्स्ट लेवल डिस्ट्रक्शन भी होता है। वही तुम गाप का भी अटैक देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे उसका अटैक नीचे जमीन से टच नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी एक नेक्स्ट लेवल डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब गाप लिटरली अपने इस अटैक से ऑलमोस्ट 30% आइलैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, और हमने देखा भी था कि कैसे उसके इस अटैक से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लैक लाइटनिंग भी निकल रही होती है। तो हाँ भाई गाप ने अपने इस अटैक में हमें अपनी एडवांस कॉन्करस हाकी की एक झलक दिखाई थी, और ये बात बहुत ज्यादा सेंस भी बनाती है क्योंकि भाई हमें पता है कि गाप रॉजर जैसे बंदे का राइवल हुआ करता था, और रॉजर एक एडवांस हाकी यूजर था। और रॉजर ने खुद ये बात बोली थी जब गाप उससे एक बार जेल में मिलने आता है कि कैसे हमने एक दूसरे को कई बार जान से मारने की कोशिश की लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे को कभी भी मार नहीं पाए। मतलब रॉजर जैसा बंदा भी गाप को कभी भी हरा नहीं पाया, और इससे हमें ये चीज पता चलती है कि भाई गाप भी एक एडवांस हाकी यूजर है, वरना रॉजर ने उसको कब का हरा दिया होता। क्योंकि भाई एक एडवांस हाकी यूजर के लिए एक नॉर्मल हाकी यूजर को हराना बहुत आसान होता है, और अगर रॉजर कभी भी गाप को नहीं हरा पाया इससे हमें ये चीज पता चलती है कि भाई गाप भी एक बहुत ही पावरफुल एडवांस हाकी यूजर है। तो आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे गाप के बारे में। तो हाँ भाई गाप के पास भी कॉन्करस हाकी है और वो उसके एडवांस फॉर्म को भी यूज कर सकता है। और वही आगे अब हम बात करें पायलट किंग गोल्डी रॉजर की, तो भाई रॉजर के बारे में तो खुद द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर काइडो ने ये बात बोली थी कि रॉजर के पास कोई भी डेविल फ्रूट पावर नहीं थी, फिर भी उसने पूरे सी को कॉन्कर कर दिया था। और आगे वो ये भी बोलता है कि ओनली हाकी कैन ट्रांसेंड देम ऑल, मतलब अगर तुम्हारे पास रॉजर जितनी पावरफुल हाकी है तो तुम किसी भी डेविल फ्रूट की पावर को ट्रांसेंड कर सकते हो, मतलब तुम उसके बियॉन्ड जा सकते हो, उस डेविल फ्रूट की पावर को सरपास कर सकते हो। मतलब भाई रॉजर की हाकी इतनी ज्यादा पावरफुल थी, और यही रीजन था कि भाई रॉजर पहला ऐसा बंदा था जिसने पूरे सी को ही कॉन्कर कर दिया था, और जिसकी वजह से उसे द पायलट किंग का भी टाइटल मिला था। और बहुत से लोगों को यहाँ पे गलत फहमी भी
होती है। उन्हें लगता है कि भाई रॉजर और व्हाइट बेड का जो हमें एक पावरफुल हॉकी क्लैश दिखाया गया था, जो कि इतना पावरफुल था कि आसपास का पूरा आइलैंड ही डिस्ट्रॉय होने लगा था और साथ में पूरा आसमान भी साफ हो गया था। तो वहाँ पे जो हमें रॉजर की पावर की एक झलक दिखाई गई थी वो उसकी 100% पावर थी। तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई व्हाइट बेड से क्लैश के दौरान एक्चुअली में रॉजर फिजिकली बहुत ज्यादा वीक था और वो 100% हेल्दी भी नहीं था, जो कि हमें आगे रिवील भी हुआ था। और जहाँ पे हमें पता चला था कि कैसे रॉजर क्रॉकस की दवाइयों की वजह से ही किसी तरह से जिंदा है और उसके पास सिर्फ 1 साल का ही टाइम बचा हुआ है। और हमने खुद देखा भी था कि कैसे रॉजर के मुंह से काफी ज्यादा खून आ रहा था। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम तक रॉजर की बॉडी भी इंटरनली काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। तो हाँ भाई, रॉजर एक्चुअली में फिजिकली काफी ज्यादा वीक था जब उसका क्लैश हुआ था व्हाइट बेड के साथ, और वो 100% हेल्दी भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने व्हाइट बेड की स्ट्रेंथ को और उनकी हॉकी को इक्वली टक्कर दे डाली थी, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एक्चुअली में रॉजर कितना ज्यादा पावरफुल था। और वहीं आगे हम रॉजर की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई रॉजर की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड के बारे में हमें डायरेक्टली तो कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमारे ओडा सेंसेई ने हमें इनडायरेक्टली काफी ज्यादा हिंट्स दी हुई हैं। जहाँ पे चैप्टर 233 में बगी रॉजर को मेंशन करते हुए ये चीज बोलता भी है कि कैसे व्हाइट बेड उन लेजेंडरी मॉन्स्टर्स में से एक हुआ करते थे जो कि पायरेट किंग रॉजर से 1-on-1 इक्वली फाइट कर पाते थे। और यहाँ तुम देख सकते हो कि कैसे बगी इनडायरेक्टली रॉजर को व्हाइट बेड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहा होता है, क्योंकि भाई वो ये नहीं बोलता है कि व्हाइट बेड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि खुद पायरेट किंग रॉजर उनसे 1-on-1 फाइट कर पाता था। बल्कि तुम अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वो बोलता है कि एक्चुअली में व्हाइट बेड उन लेजेंडरी मॉन्स्टर्स में से एक है जो कि पायरेट किंग रॉजर से 1-on-1 लड़ पाते थे, और इसीलिए वो अभी के टाइम पे विदाउट अ डाउट वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट हैं। और भाई तुम्हें ये चीज तो पता ही होगी कि व्हाइट बेड वो बंदे थे जिनके पास द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल था, जो कि गाप के पास नहीं था। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में व्हाइट बेड एक्चुअली में गाप से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और भाई बगी के स्टेटमेंट के हिसाब से तो रॉजर व्हाइट बेड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर हम व्हाइट बेड और रॉजर को इक्वली मान लें तो इससे हमें ये पता चलता है कि रॉजर एक्चुअली में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जितना ही स्ट्रॉन्ग था। और वहीं आगे अगर हम रॉजर की स्पीड की बात करें तो हमें दिखाया गया है कि कैसे रेली, जो कि रॉजर का राइट हैंड मैन था, एट द सेम टाइम रॉजर पायरेट्स का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था। हमने उसी रेली को किजारू से फाइट करते हुए देखा है उसकी ओल्ड एज में सबोरी आर्क के दौरान, जहाँ पे वो किजारू की स्पीड को भी मैच कर लेता है। और भाई मैं तुम्हें बता दूं कि किजारू की पूरी बॉडी ही लाइट से बनी हुई है और वो लिटरली लाइट की स्पीड से ही मूव करता है, और रेली ने उसकी स्पीड को मैच कर डाला था, वो भी अपनी ओल्ड एज में। मतलब भाई रेली अपने प्राइम टाइम में तो और भी ज्यादा फास्ट होगा। और भाई रेली रॉजर का राइट हैंड मैन था, और भाई हमें पता है कि रॉजर रेली से ओवरऑल पावर लेवल के मामले में कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो भाई इससे हम ये आइडिया तो लगा सकते हैं कि रॉजर की स्पीड तो किस लेवल की होती होगी। और भाई हमें ये चीज दिखाई भी गई है कि कैसे रॉजर ने ओडेन जैसे बंदे को भी लिटरली वन शॉट कर दिया था। और भाई वो मैच तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे ओडेन पूरी तरह से रेडी होता है रॉजर से लड़ने के लिए। वो बोलता भी है कि आई स्मेल अ मॉन्स्टर, मतलब वो रॉजर को मॉन्स्टर कह के बुलाता है और वो उसके अगले अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। लेकिन भाई रॉजर का अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि ओडेन जैसा बंदा भी उसके अटैक के आगे रिएक्ट नहीं कर पाता और लिटरली वहीं पे वन शॉट हो जाता है। तो हाँ भाई रॉजर एक्चुअली में अपने प्राइम टाइम में काफी ज्यादा फास्ट था एंड नो डाउट उसकी स्पीड भी नेक्स्ट लेवल की थी। और वहीं आगे हम रॉजर की हॉकी के बारे में तो ऑलरेडी ही डिस्कस कर ही चुके हैं कि कैसे वो तीनों ही टाइप की हॉकी को यूज कर सकता था और जहां वो अपनी तीनों ही हॉकी के एडवांस वर्जन्स को भी यूज कर सकता था। तो हाँ भाई एक्चुअली में रॉजर ओवरऑल काफी ज्यादा पावरफुल था। और भाई दूसरी तरफ हमने गार्प के बारे में भी देखा कि वो भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो भाई फाइनली अब हम लोगों ने इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स के बारे में देख लिया है कि ये दोनों ही अपने प्राइम टाइम में एक्चुअली में कितने ज्यादा पावरफुल थे। तो भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर रॉजर और गार्प में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और अगर इन दोनों की एक सीरियस वाली बैटल होती है तो उस फाइट का विनर कौन होगा। तो भाई रॉजर के हिसाब से तो जहां उसने एक बार गार्प से बोला भी था कि कैसे हम दोनों ही ने एक दूसरे को कई बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों ही कभी भी एक दूसरे को मार नहीं पाए, जिससे हमें ये तो पता चलता है कि ये दोनों ही अपने प्राइम टाइम में एक्चुअली में इक्वल लेवल पे हुआ करते थे। लेकिन भाई अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछोगे कि आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, क्योंकि भाई रॉजर के हिसाब से तो ये दोनों ही अपने प्राइम टाइम में इक्वली पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन भाई इन दोनों में से ही कोई एक तो होगा जो थोड़ा सा ही सही पर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता होगा और दूसरे पे भारी पड़ता होगा। और भाई मुझे पर्सनली लगता है कि एक्चुअली में गार्प रॉजर से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि भाई हमें ये चीज दिखाई भी गई है कि कैसे गार्प वो बंदा था जिसने लिटरली पायरेट किंग यानी रॉजर को कई बार कॉर्नर कर दिया था, यानी उसे ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। और भाई रॉजर ने खुद ये चीज एक्सेप्ट की थी जब वो एक मरीन ऑफिसर से बोलता भी है कि अगर तुम लोग मुझे सच में पकड़ना चाहते हो तो गार्प या सेंगोकू को मेरे पीछे भेजो। मतलब भाई रॉजर खुद ये चीज जानता था कि गार्प और सेंगोकू इतने पावरफुल हैं कि वो एक्चुअली में उसे पकड़ सकते हैं। और इसके अलावा भाई तुम कैसे बोल सकते हो कि रॉजर एक बहुत ही पावरफुल एडवांस हॉकी यूजर था, और वो सिर्फ एक एडवांस हॉकी यूजर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल हाईली स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन भी था, और जिसकी स्वॉर्ड का नाम था एस, जो कि वन ऑफ द 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक थी। और भाई ये सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड्स एक्चुअली में वन पीस के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रेयर और पावरफुल स्वॉर्ड्स मानी जाती हैं। तो हाँ भाई रॉजर एक्चुअली में एक बहुत ही हाईली स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन तो था ही, एट द सेम टाइम उसके पास एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड भी थी, और ये भी कम था तो भाई वो एक बहुत ही एडवांस हॉकी यूजर भी था। और इतने सारे एडवांटेज होने के बावजूद भी फिर भी वो कभी
भी गार्प को हरा नहीं पाया, उल्टा गार्प ने ही उसे कई बार कॉर्नर कर दिया था। और भाई मैं तुम्हें याद दिला दूं कि रॉजर के पास तो फिर भी एक बहुत ही पावरफुल वेपन यानी एक सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड थी, लेकिन भाई गार्प तो कोई भी वेपन या स्वॉर्ड यूज ही नहीं किया करता था। लेकिन भाई फिर भी गार्प ने कई बार रॉजर को कॉर्नर कर दिया था, तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई गार्प अपने प्राइम टाइम में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता होगा। और भाई इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि अगर इन दोनों की एक सीरियस वाली फाइट होती है तो उस फाइट में गार्प के थोड़े से ज्यादा चांसेस है उस फाइट को जीतने के। ऑल्दो ये फाइट काफी ज्यादा क्लोज होगी, मतलब इस फाइट को जीत तो कोई भी सकता है, लेकिन गार्प के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। बाकी तुम क्या सोचते हो इस बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया, मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।